बेटा ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, क्लास 12 का चैप्टर है, ठीक है। अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सबकी बात करेंगे, सबसे पहले मैं इस चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। और इसी चैप्टर का नाम बेटा अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसी का नाम होगा आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। बहुत जगह इसी चैप्टर को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो यही आपको मेटलर्जी पढ़ना है, मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज आपका नीट के लिए अगर हम बात करें तो ईच एंड एवरी ईयर 1 or 2 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम। तो 4 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली से पूछा जाता है। चैप्टर की अगर ओवरव्यू की बात कर रहे हैं तो चैप्टर इज कंप्लीटली थियोरिटिकल, थियोरेटिकल चैप्टर है पूरा, इसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेंगे, लॉजिकल थोड़े कम होंगे, थोड़े से रटने वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी, बट एक सीरीज है इसमें। बहुत अच्छी बात है कि एक सीरीज ऑफ स्टडी है। सीरीज ऑफ स्टडी का मतलब कि एक स्टेप पे दूसरे स्टेप डिपेंड होने वाले हैं, तो ये एक अच्छी बात है इसमें। इसी से आपको ये चैप्टर पे याद होने के कुछ चांसेस रहते हैं कि सीरीज ऑफ स्टडी है, ये पहला चैप्टर है जो सीरीज ऑफ स्टडी पे है, मतलब हर पॉइंट दूसरे पॉइंट पर डिपेंड करेगा, ओके। बेटा देखो, थोड़ा मैं इस चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर मैं 2 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये एक्चुअली पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ बचपन में इसी तरह बना देते हैं। यहाँ पर सपोज दैट अर्थ क्रस्ट है, पहाड़ है, सपोज दैट ये एक हेमाटाइट टाइप का, और आपने नाम सुना होगा इसलिए मैंने हेमाटाइट लिखा। हेमाटाइट यहाँ पर इस अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स। क्या बोलेंगे, मिनरल्स। क्या हुआ, डायनामाइट से ब्लास्टिंग वगैरह करके, बहुत सारे आप देखे होंगे ब्लास्टिंग वगैरह होता माइनिंग्स में, ब्लास्टिंग करके आपने इसे तोड़ा, और तोड़ने के बाद इस ट्रक पे आपने लोड कर दिया, ठीक है, और ये ट्रक गया सीधा फैक्ट्री में, ठीक है, ये सीधा फैक्ट्री में चला गया। देखो जैसे ही आपने तोड़ के इस ट्रक में डाला ना, अब ये मिनरल्स बन गया आपका ओर। तो फैक्ट्री में जब आप डालोगे तो इस ओर में बहुत सारे इम्प्योरिटीज होंगे, कचरा होगा, जैसे मड हो जाएंगे, अर्थ क्रस्ट के मड होते हैं, ऑर्गेनिक कुछ इनऑर्गेनिक, तो बहुत तरह के सब्सटेंस होते हैं। तो फैक्ट्री में जाने के बाद बेटा इसका क्या क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहला प्रोसेस होगा बेटा इसका ग्राइंडिंग, क्योंकि आपने तो बड़े बड़े पत्थर तोड़ दिए डायनामाइट लगा के, तो वो फैक्ट्री में जाने के बाद सबसे पहला स्टेप होगा ग्राइंडिंग, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। अभी उसमें बहुत सारे कचरा है, तो उसको आप क्या करोगे, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है फैक्ट्री में, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब इस पूरे ओर को साफ करना, धोना, बहुत तरीके से वॉशिंग किया जाता है, फिल्टरिंग किया जाता है, बहुत तरह से सारे कचरे हटा दिए जाते हैं। ये आपने कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर दिया, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ ओर ये करने के बाद, ये दोनों आपने कर लिया, ग्राइंडिंग और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, ओके फाइन। अब ये करने के बाद बेटा आपका फैक्ट्री में ही क्या करना है, आपको अब पूरा फैक्ट्री का काम हो रहा है, ये पूरे ओर को आप ऑक्साइड ऑफ ओर में कन्वर्ट कर दो। ऑक्साइड ऑफ ओर में कन्वर्ट कर दो मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या absence में, दोनों में हीटिंग किया जाता है, हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो प्रोसेस है आपका ऑक्साइड ऑफ ओर बनाना, ठीक है, आपने कंसंट्रेशन के बाद ऑक्साइड ऑफ ओर बना दिया। ऑक्साइड बनाने का मेन कारण ये था कि उससे हम इजिली, जैसे मान लें आयरन है तो आपने FeO बना दिया, उसका ऑक्साइड बना दिया, इससे हम बहुत इजिली रिडक्शन कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, रिडक्शन ऑफ ओर, ठीक है, ये इसका नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा फैक्ट्री में,
ये आपने क्या किया, ऑक्साइड बनाने की जो भी फॉर्म में रहे, सल्फाइड में हो, जिस फॉर्म में भी हो, कार्बोनेट फॉर्म में, सबका पहले ऑक्साइड बनाओ, फिर हम उसका रिडक्शन कर देंगे ताकि रिडक्शन से फिर वो मेटल मिल सके। इसके बाद जो आपको मेटल मिलेगा ना, दैट इज इम्प्योर मेटल, वो आपका इम्प्योर होगा। तो इस इम्प्योर मेटल का फिर आप क्या करोगे, रिफाइनिंग करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। बहुत सारे मेथड है, देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह मेथड है, सब हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। रिफाइनिंग करने के बाद अब हमारा इसके बाद जो मेटल मिलेगा, दैट इज अ प्योर मेटल। प्योर मेटल के ये क्यूब मिलेंगे आपको, ठीक है, ये आपका प्योर मेटल है। यही प्रोसेस पूरा आपको पढ़ना है, ग्राइंडिंग कंसंट्रेशन पूरा पढ़ना है, ऑक्साइड के क्या क्या तरीके, रिडक्शन क्या क्या तरीके, और रिफाइनिंग कैसे कैसे हो सकता है। बस यही पूरे चैप्टर्स में आपको पढ़ने हैं, अलग अलग और के, ठीक है। चलो बेटा, अब हम चैप्टर में एंट्री मारते हैं, इसके स्टेप्स बाकी सारे देखते हैं, ठीक। देखो, सबसे पहले हम ये बात करेंगे, आपको जब जब डेफिनेटली आप एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन वगैरह पढ़ोगे, ठीक है बेटा। ऑर्डर ऑफ, मैं आपको बहुत एक आसान सा चीज बता रहा हूँ, हर बच्चे को ये जानना चाहिए, केमिस्ट्री में ही आप पढ़ दे तो कौन से एलिमेंट की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, ये बता रहा हूँ, ठीक है। कौन सा एलिमेंट अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑन द अर्थ क्रस्ट, नॉट ऑन द एनवायरमेंट। सबसे ज्यादा एलिमेंट जो परसेंटेज पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, वो है ऑक्सीजन, then silicon, then aluminium, then iron, then calcium, then beta magnesium, then potassium, then tin and last hydrogen। बस ये मैं जानूँ से सीरीज लिख रहा हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि कौन से एलिमेंट की परसेंटेज ज़्यादा है और प्लस में किसकी कम है, ओके। नेक्स्ट बेटा देखो, छोटे छोटे जो बातें हैं वो हम जल्दी से खत्म करते हैं। जैसे सबसे पहले मिनरल्स, मिनरल्स क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट में जहाँ से मेटल्स मिलते हैं उसको बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बोला अर्थ क्रस्ट में है, तो डायरेक्टली क्या लिखूंगा, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस in which metal are extracted। extracted, ठीक है, either in free state और कंबाइंड स्टेट। वो फ्री स्टेट में भी हो सकता है, कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है। अब ये क्या है, कुछ फ्री स्टेट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो आपको कंबाइंड स्टेट में नहीं पाए जाते, कंपाउंड स्टेट में नहीं पाए जाते। कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है बेटा कि कंपाउंड स्टेट, जैसे कैल्शियम है, अर्थ क्रस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, चूना पत्थर के फॉर्म में पाया जाता है, तो हम इसको बोलेंगे कैल्शियम इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। जैसे मान लेते सपोज दैट मेरा गोल्ड है, आप सुनते होंगे न्यूज में कभी कभी कि गोल्ड की खदानें मिली है रिसर्च में, खोज में। तो ये क्या होता है, गोल्ड एज इट इज मिलता है, इसमें ज्यादा कुछ कंबाइन नहीं होता क्योंकि ये नेटिव एक तरह से स्टेट होता है, अनरिएक्टिव मेटल होता है, तो इसको हम बोलते हैं इट इज फाउंड इन फ्री स्टेट, ठीक है। तो मिनरल्स क्या था, जो अर्थ क्रस्ट में डायरेक्टली आपको मिल रहा था, जिससे हम लोग मैटर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा ओर की, ठीक है। और क्या होता है, और आज द सब्सटेंस जिससे मेटल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, और आर द सब्सटेंस, सब्सटेंस थ्रू विच, देख वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्चुअली, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, थ्रू विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता कैसे, इकोनॉमिकली एंड कन्वेंशनली, इकोनॉमिकली एंड कन्वेंशनली,
ठीक है, ओके। अब समझिएगा क्या है इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली का मतलब क्या हुआ। देखो बेटा, जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, वो समझने की कोशिश करो कि एक पूरे ट्रक भर के आपका अगर पूरा ओर है, ठीक है, उससे जो मेटल निकलेगा तो मुश्किल से 1 बकेट मेटल निकलता है, 1 बकेट ही मेटल निकलता है, बाकी सारा इम्प्योरिटीज होता है, ठीक है। बस इसलिए देखो कि माइनिंग में ट्रक के ट्रक आपके जाते रहते हैं और वगैरह, ठीक है, ओके। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपने पूरा ट्रक भर के और लेकर के आए और आपको मान ले 100 ग्राम या 20 ग्राम आपको मेटल निकला, एक्सट्रैक्ट निकला, तो वो क्या इकोनॉमिकली नहीं, वो बेटा आपका इकोनॉमिकली नहीं हुआ, वो बहुत महंगा प्रोसेस हुआ। कितना, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जितना मैंने प्रोसेस बताया ना, बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। वो पूरा कॉस्टली करने के बाद आप 20 ग्राम या 100 नहीं बोलता, 20 ग्राम या 10 ग्राम अगर आप मेटल ही निकाल पा रहे हैं, तो ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, ये भी हमको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा एक कन्वेंशनली, कन्वेंशनली मतलब कि जो भी प्रोसेस आप अप्लाई करो दैट शुड बी इजी प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं रहा है, मशीन ही नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो एक करने के लिए विदेश से मशीन लाना पड़ रहा है, वही मशीन पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कन्वेंशनल होना चाहिए, थोड़ा आसानी से आपका एक्सट्रैक्शन हो जाए, तो भी हम बात करेंगे उसको और। पता चला ये और है, इससे बहुत अच्छा से आपको बहुत अच्छा मेटल मान लेते कैल्शियम निकलेगा, लेकिन इसको निकालने के लिए जो मशीन आएगा वो 5 साल बाद अमेरिका से आएगा, तो वो बेकार हो गया। ये बात क्लियर है सबको, तो इसीलिए बोले इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली होना चाहिए। यहाँ पर बेटा हम एक चीज क्या बोलेंगे कि जो भी आपका मिनरल्स और ओर में हम क्या बोल सकते हैं, देखो, ऑल ores are mineral, but all minerals are not ore। सारा मिनरल्स ओर नहीं होगा, ये बात सबको क्लियर हो रही है। देखो बेटा, ये जो ओर का टॉपिक है ना, पहला क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से ही आता है। पिछले 5 इयर्स में आप अगर नीट को देखेंगे तो नीट ने 5 साल में 2 बार क्वेश्चन ओर से पूछ चुका है। जब से आईटी का एग्जाम ऑनलाइन हुआ है तब से 3-4 साल में 2-3 बार और से क्वेश्चन आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा और, ठीक है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करते हैं, ओके। देखो बेटा, अगर हम और की बात करें तो और में आपको जो वर्ड मिलेंगे, जैसे एक होता है नेटिव और, समझते जाइएगा, और में ही है नेटिव। नेटिव और क्या होता है, अगर मेटल आपका फ्री स्टेट में पाया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया गोल्ड, प्लैटिनम, ये सिल्वर, तो उसको हम बोलते हैं नेटिव, ठीक है। तो सिर्फ गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर जो फ्री स्टेट में पाया था उसी को बोला जाता है नेटिव, ठीक है। तो ये इसको क्या लिख रहे हैं, व्हेन द metals are when the metals are contained in free state, then it is called native ore। नेटिव एग्जाम्पल हो गया बेटा, जैसे इसका हो गया गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा, ये सब फ्री स्टेट में पाया जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज नहीं होते, इसलिए इसको बोलते हैं नेटिव। देखो बेटा, बाकी के नाम से समझ में आ जाएंगे, ऑक्साइड और, मैं सिर्फ एग्जाम्पल की बात करूंगा, ठीक है। मतलब ये या तो ऑक्साइड फॉर्म में मेटल होगा या ऑक्सी सॉल्ट ऑफ मेटल होगा, ठीक है, ऑक्सी सॉल्ट ऑफ मेटल जो होंगे, और उसको हम बोलेंगे ऑक्साइड। और जैसे Fe2O3, Fe3O4, हेमाटाइट, मैग्माटाइट, ये सारी चीज़ें आपके मैग्नीज का होता है, ठीक है। और मैग्नीज का होता है बेटा पैरालूसाइड और MnO2, ये सारे जो होते हैं ना ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट है बेटा सल्फाइड और, मतलब वो और मेटल और जिसमें सल्फर आपके इम्प्योरिटीज हो, ठीक है, मेटल और हैविंग सल्फर एज इम्प्योरिटी।
देखो बेटा, आपने नाम बहुत सुना होगा इसका, जैसे कि लेड का सल्फाइड और होता है, जिंक का सल्फाइड होता है, जेडएनएस। ये सबका कॉमन नेम अभी मैं बताता हूँ, यही तुमको बताना है मेन चीज। नेक्स्ट बेटा, सिर्फ नाम लिख रहा हूँ। क्लोराइड और होता है, ठीक है, कार्बोनेट और होता है, जो आपको देखने हैं, ठीक है। बाकी मैं पूरा डिटेल में आपको इस सब के बारे में बताता हूँ। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सम इंपॉर्टेंट और ऑफ द मेटल्स के बारे में, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ मेटल, ठीक है। देखो बेटा, मैंने इसको इंडेक्स बना दिया ताकि आपको इंडेक्स में अच्छे से समझ में आए, डिस्टिंग्विश कर पाओ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको मेटल, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देता हूँ उसका और लिखता हूँ कंपोजिशन, उसका फॉर्मूला, ठीक है। ओके, अच्छे समझना। देखो एक काम करता हूँ, मैं कलर भी चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एल्यूमिनियम मेटल की, ठीक है। क्या क्या और होते हैं? एक होता है, आपको पता है, बॉक्साइट, ठीक है, ओके। और एक होता है, आपको नहीं पता, ये आपके लिए नया चीज है, कैलो कैओलिनाइट, ठीक है। कैओलिनाइट एक इसके और का नाम है, ठीक है। एक क्ले फॉर्म में पाया जाता है, मिट्टी के फॉर्म में पाया जाता है, तो फॉर्म ऑफ क्ले होता है ये। देखो बेटा, बॉक्साइट का फॉर्मूला बहुत जगह लिखा जाता है, Al2O3.XH2O, ठीक है। ये भी फॉर्मूला सही है, बट मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, AlOXOH3 - 2x। और x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 होती है। ये बॉक्साइट का आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। ये दोनों लिखा मिलेगा बेटा, Al2O3.XH2O, इनमें मैंने बैक स्लैश दिया है, या फिर ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली x की वैल्यू है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में रहेगा, ताकि ये पूरा फॉर्मूला आपको अपने आप सेट हो जाएगा। कभी भी स्टोकियोमेट्रिक फॉर्म में रहेगा, मतलब x की वैल्यू आपको ऐसा सेट होता है कि पूरा फॉर्मूला एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन स्टोकियोमेट्रिक फॉर्म में रहेगा, इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, ओके। कैलोनाइट का फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना, Al2OH4 डॉट Si2O5। देखो ये सिलिका बीच में आ रहा है, सिलिका का जो लास्ट में Si2O5 आया, क्योंकि मैंने बोला कि कैलोनाइट जो होता है वो क्ले के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। सेकंड है बेटा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आयरन, Fe। इसके तीन चार और है, एक दो तो मैंने नाम बताया, बाकी मैं सब बता रहा हूँ। पहला है हेमाटाइट और, हेमाटाइट जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। उसके बाद है मैग्नेटाइट, इसका फॉर्मूला है Fe3O4। उसके बाद है सीडेराइट, आया हुआ क्वेश्चन से, ये देखना, आया हुआ क्वेश्चन से आपके नीट का फॉर्मूला याद रखना। आयरन का आपका कार्बोनेट है ये। और नेक्स्ट है आयरन पाइराइट। देखो, जैसे आयरन पाइराइट है तो आप इसका बता दोगे, मान लो FeS2, ये ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सीडेराइट दिक्कत करेगा, सीडेराइट में कहीं आयरन वगैरह कोई वर्ड ही नहीं आ रहा है, तो ये आपको एक याद करने वाला चीज है। तो ये सबसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। देखो बेटा, थर्ड है आपका कॉपर मेटल, ठीक है। कॉपर से भी क्वेश्चन आया था, मैलेचाइट एक और होता है, बताता हूँ। पहला बेटा कॉपर पाइराइट, ठीक है। कॉपर पाइराइट नाम से ये समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला याद रखना, CuFeS2। नेक्स्ट है कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस पढ़ना भी टॉपिक में, Cu2S। नेक्स्ट है बेटा क्यूप्राइट, इसका फॉर्मूला होता है Cu2O। एंड द लास्ट जिससे क्वेश्चन आया हुआ है मैलेचाइट, फॉर्मूला क्या है? कॉपर का कार्बोनेट होता है और कॉपर का हाइड्रोक्साइड होता है, एडिशन प्रोडक्ट। फोर्थ नंबर में बेटा हम जिंक देखते हैं। जिंक का सबसे पहले है जिंक ब्लेंड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, और आपको बता देता हूँ, फ्लेराइट इसी का नाम है, ठीक है, ZnS। इसी का दूसरा है बेटा कैलामाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जिसका फॉर्मूला होता है ZnCO3,
ठीक है। और एक होता है जिनसाइट, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, जिनसाइट है जिसका फॉर्मूला है ZnO। ये तीनों पढ़ना है, ठीक है। कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैंने 4 मेटल बताए हैं जो आपको सिलेबस में है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। सबके और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेलेचाइट, तो मेलेचाइट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड का भी बेटा ये क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं कि मेटलर्जी क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। जो मैंने पूरा बताया ना आपको स्टेप्स स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड में, उसी को आपको 4-5 पॉइंट में लिखने होते हैं, और ये हर बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट लिखते हैं मेटलर्जी एंड देयर स्टेप्स। बेटा मेटलर्जी क्या समझ में आ रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर by some technical process is known as metallurgy। मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कलर फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके स्टेप्स कौन कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टेप्स की बात करते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप मैंने बताया था क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर। बेटा क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर को टेक्निकली क्या बोला जाता है, पल्वराइजेशन। तो याद रखना है, इट इज नोन एज पल्वराइजेशन ऑफ ओर। सेकंड है वही कंसंट्रेशन ऑफ ओर, लेकिन यहाँ पर देखो मैं 2-3 नाम लिखूंगा इसका, कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिक्शन। कोई भी वर्ड बेनिफिशिएशन, बेनिफिशिएशन ऑफ ओर, बेनिफिक्शन एक बेनिफिशिएशन ऑफ, बेनिफिशिएशन ऑफ ओर, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें 2 मेथड होते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड और एक होता है केमिकल मेथड। एक होता है फिजिकल बेटा और एक होता है केमिकल, ठीक है, बता रहा हूँ। केमिकल, अब समझिएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्यों कहा जाता है। बेटा देखो समझो, सपोज दैट आपने ये ओर लेकर के आए, ठीक है, बाहर से ट्रक भर के, इसमें बहुत सारा कचरा होगा, इम्प्योरिटी पार्टिकल होंगे। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो इस ओर में मेटल का परसेंट है, मान लेते 10। अब आपने इसमें से थोड़ा सा कचरा साफ कर दिया, ठीक है, कचरा कम बचा, तो आप परसेंटेज निकालेंगे तो मेटल बाय टोटल, इसमें परसेंटेज हो जाएगा 20। क्यों, क्योंकि बाकी के इम्प्योरिटीज जा चुके हैं कंसंट्रेशन करने के बाद, उसको धोने के बाद, साफ सफाई करने के बाद, तो क्या वो मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ गया। इसीलिए हम इस प्रोसेस को ही बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ड्रेसिंग मतलब इसी को ड्रेसिंग ऑफ ओर, इससे बेनिफिट निकालना मेटल्स को, बेनिफिक्शन ऑफ ओर। बेटा फिजिकल प्रोसेस में जो आपको पढ़ने हैं सिलेबस में, उसमें 3 मेथड होता है, ग्रेविटी सेपरेशन। देखो फिजिकल मेथड में ग्रेविटी सेपरेशन, यहाँ देखो यहाँ पे स्पेस है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। दूसरा आपका होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन इससे भी आया है, बोर्ड में तो आता ही आता है, और इससे भी कंपटीशन में पूछा जाता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड या प्रोसेस, ठीक है। ये 3 मेथड आपको देखना है। ग्रेविटी सेपरेशन का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं लेविगेशन मेथड। ये सारे वर्ड जो टेक्निकल वर्ड हैं, ये आपको याद होने चाहिए एनी हाउ। बेटा केमिकल मेथड देखते हैं। केमिकल मेथड में एक ही मेथड आपको पढ़ना है, दैट इज, इसको बोलते हैं लेचिंग मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड में कहीं भी फार्मूला कुछ चेंजेस नहीं होंगे, केमिकल मेथड में हम फार्मूला यूज करेंगे, जो लीचिंग मेथड होगा चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो मेटलर्जी का 2 मेथड तो आपको समझ में आया, क्रशिंग है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, ठीक है। इस हर मेथड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको स्टेप बता रहा हूँ। थर्ड स्टेप की बात करते हैं, मैंने बताया था। तो बेटा थर्ड है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड, इनटू इट्स ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो जब हम ये पढ़ेंगे तो इसमें हम 2 तरीका पढ़ेंगे, एक होता है बेटा कैल्सिनेशन। देखो बेटा रोस्टिंग का मतलब होता है कि ओर को हिट करना, हिटिंग ऑफ ओर, ठीक है, हिटिंग ऑफ ओर, कब, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और कैल्सिनेशन मतलब क्या होता है, हीटिंग ऑफ ओर इन absence ऑफ एयर, बस ये यही चीज होता है।
अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। लेकिन एक चीज आपसे ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पूछने चाहता है वो ऑब्जेक्टिव। कैल्सिनेशन में किस टाइप के ओर होते हैं, रोस्टिंग में किस टाइप के होते हैं। बेटा रोस्टिंग में है ना, याद रखना ज्यादातर सल्फाइड ओर होते हैं, ठीक है, ज्यादातर। और कैल्सिनेशन में ज्यादातर आपके वो ओर होते हैं जो ऑक्साइड ओर होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड और ऑक्सी सॉल्ट ओर, ठीक है। और इसमें सल्फाइड ओर होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे अगर मान ली FeS है, यहाँ से आयरन निकालना है तो रोस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। कैल्सिनेशन में और भी कार्बोनेट होते हैं, Fe3O4 है, इसको अगर आपको करना है चेंज FeO में, FeO में एक्चुअली FeO से Fe निकलता है, Fe3O4 से Fe नहीं निकलता है, FeO से, तो क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक, अगर मान ली हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो उसके लिए हम कैल्सिनेशन करते हैं, ऐसे हम पढ़ाएंगे इसको काफी डिटेल में, ठीक है। अब बेटा ऑक्साइड बनाने के बाद मैंने बताया था उसके बाद क्या करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है। तो मैं क्या इसको लिखूंगा, एक्सट्रैक्शन, समझना इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ, देखो मेटल नहीं लिख रहा हूं, वर्ड लिख रहा, क्रूड मेटल, ठीक है। क्रूड मेटल, क्रूड मेटल मतलब इम्प्योर पिघला हुआ जो मेटल होता है, क्रूड मेटल मतलब फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ, फ्रॉम ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन मेथड, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब बेटा रिडक्शन में भी जो आपको पढ़ने हैं वो एक होगा सेल्फ रिडक्शन मेथड, सेल्फ रिडक्शन अपने आप कैसे हुआ देखा जाएगा। एक होता है कार्बन रिडक्शन मेथड, एल्यूमिनियम रिडक्शन मेथड थर्ड है, एंड द फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। जो आपने मेटलर्जी में पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ मेटल कैथोड में होता था, ठीक है, मेटल निकलता था। तो यही चार मेथड आपको रिडक्शन मेथड में पढ़ने हैं, ठीक है। कार्बन रिडक्शन मेथड को ही बेटा हम स्मेल्टिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये सारे टेक्निकल वर्ड एकदम याद ही रखना, ऐसा कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। एल्यूमिनियम मेथड को आपको ये, आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। आपको जब पी ब्लॉक पढ़ा रहा था तो इसमें ये आया होगा, मैं बोलूंगा, बोला था लास्ट बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिफ्थ मेथड है बेटा रिफाइनिंग मेथड, ठीक है। बेटा देखो रिफाइनिंग मेथड को ही दो तीन भाग में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक बेटा देखो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से रिफाइनिंग भी होता है, हाँ होता है। कैसे, थोड़ा हम बताएंगे आपको। एक इम्प्योर कॉपर रहेगा, एक प्योर कॉपर रहेगा, इम्प्योर से वो पूरा प्योर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ये सब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। दूसरा मेथड बेटा स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड में दो तीन चीजें जो आपको देखना है। पहला क्या देखना है, जो हर बार देखना एग्जाम में आता है, मैंने बीच बीच में कहीं यूज भी किया होगा, जॉन रिफाइनिंग मेथड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन रिफाइनिंग मेथड, ठीक है। उसके बाद है वैन आर्कल मेथड, इसको वेपर फेज रिफाइनिंग भी बोला जाता है। उसके बाद बेटा देखो ऑक्सीडेशन मेथड, रिफाइनिंग का थर्ड हो गया, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक, दूसरा स्पेशल मेथड, तीसरा है ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। बेटा इसको हम बोलते हैं बेसिमराइजेशन मेथड, ठीक है। जनरली कॉपर के लिए किया जाता है, ठीक है। देखो बेटा अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल मेथड की। फिजिकल में तीन मेथड था, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और एक फ्लोथ फ्लोटेशन। सबसे पहला है बेटा ग्रेविटी सेपरेशन, इसी को बोला था मैंने लेविगेशन मेथड। इसमें होता क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, पानी से आपको वॉश किया जाता है, ठीक है, वॉशिंग, ठीक है, ताकि आपका इम्प्योरिटीज पार्टिकल आपका अलग हो जाए, ठीक है। इसमें एक होता है बेटा, दो तरह का मेथड होता है, एक होता है विल फ्ले मेथड, ठीक है। ये क्या होता है विल फ्ले मेथड, समझाता हूँ आपको, दोनों चीज समझाता हूँ, ठीक है। देखो बेटा आप यहाँ से बहुत फ्लो में वाटर को इधर डाल रहे हो,
विथ और, तो और इज ए हेवी पार्टिकल, वो यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है, और वाटर जो है वो फ्लो होकर के इस पे आ जाएगा, जो भी वाटर है मतलब इम्प्योरिटीज के साथ। तो लाइटर इम्प्योरिटी, जो हल्का इम्प्योरिटी होगा, डस्ट पार्टिकल वगैरह, वो आपका यहाँ पर जमा हो जाएगा, ठीक है, विथ वाटर। और यहाँ पर जो इस तरफ से और आपका मिलेगा, तो ये एक साफ करने का प्रोसेस है, रिफाइनिंग मेथड है, ठीक है। यहाँ पर बेटा स्टेटमेंट एक दो लाइन इसी टाइप से बन जाए। सेकंड मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखो बेटा इसमें हम वही और का करते हैं ना, जिसमें देखो या तो बेटा इधर और आपका या इम्प्योरिटी, दोनों में से एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना चाहिए, ठीक है। अगर और आपका मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है तो मैग्नेटिक पावर से वो अलग हो जाएगा, इम्प्योरिटी अलग हो जाएगा, या इम्प्योरिटी मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक पावर से अलग हो जाएगा और अलग हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या, इधर और इम्प्योरिटी शुड हैव मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब वही मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करना, ठीक है, ओके। जैसे बेटा देखो मैग्नीज का ऑक्साइड है MnO2, मैंने आपको बताया था पैरेलुसाइड और है, ये एक मैग्नेटिक और है, ठीक है। तो ये आपको अलग हो जाएगा और इम्प्योरिटीज जो भी होंगे वो अलग हो जाएंगे। कैसे अलग होंगे मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान ली बेटा आयरन का है क्रोमियम के साथ और, ठीक है, ये एक्चुअली देखो एक भी एक मिक्स ऑक्साइड है, कि आपको एक नॉलेज और दे देता हूँ, ठीक है। आपने Fe3O4 टाइप देखा, लेकिन ये क्रोमियम और आयरन का मिक्स ऑक्साइड है, जो कि एक मैग्नेटिक और है, ठीक है। ये आपका इम्प्योरिटी से अलग हो जाएगा, जो कि नॉन मैग्नेटिक। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, देखो कैसा स्ट्रक्चर है। देखो बेटा ये और होगा, ठीक है, इम्प्योरिटी होंगे, इसको आपने डाला इस कन्वेयर बेल्ट से, ये मूविंग बेल्ट से घूमते घूमते, ये मैग्नेट है तो, ठीक है, मैग्नेटिक अलग हो जाएगा और नॉन मैग्नेटिक अलग हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉन मैग्नेटिक, और ये जो है मैग्नेटिक। देखो ये मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्ट इसी से अलग हो जाएगा। मान लें आयरन MnO2 है तो इधर MnO2 आ जाएगा, और जो भी इम्प्योरिटीज है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। इन दिस मेथड वी यूज पहले हम ये लिखेंगे, पहला ऑब्जेक्टिव यही बन रहा है कि सल्फाइड और, हम लोग सल्फाइड और यूज करते हैं, ठीक है। वी एड और एंड अलोंग विथ, और के साथ क्या क्या हम डाल रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। वाटर, सोडियम, ये सब्सटेंस डाल रहे हैं और पास कर रहे हैं हाई प्रेशर में एयर, पास्ड कंप्रेस्ड एयर, लोग ये पूरा एयर पास करते हैं, ठीक है। होता क्या है थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सब कुछ डाला बेटा, वाटर डाला, ठीक है, पाइन ऑयल डाला, ठीक है, ओके, सोडियम इथाइल जेंथेट डाला, ठीक है, सोडियम इथाइल जेंथेट। जैसे ही हमने यहाँ पर बेटा एयर पास किया ना, तो एयर पास करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो सोडियम इथाइल जेंथेट है वो फ्रॉथ बनाएगा, झाग बनाएगा, और वो झाग इतना लाइट होगा कि वो सरफेस पे आ जाएगा। कैसे आएगा, आपका जो सल्फाइड ओर है ना, सल्फाइड ओर के साथ झाग स्टिक कर जाएगा। स्टिक करने में जो हेल्प करेगा वो है पाइन ऑयल। वो क्या करेगा, उस झाग में सल्फाइड ओर को स्टिक करेगा और वो सरफेस पे आ जाएगा, और और बाकी जो इम्प्योरिटी पार्टिकल थे वो आपका नीचे रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो हैवी है। तो इस एयर पास के कारण क्या हुआ, फ्रोथ बना, फ्रोथ से जो सल्फाइड पार्टिकल थे, जो सल्फाइड थे और वो है ना पाइन चिपक जाएंगे, पाइन ऑयल हेल्प करेगा चिपकाने के लिए, और वो सरफेस पे आ जाएंगे, उसको अलग कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वो सल्फाइड और अलग हो जाता है, ठीक है। अब फिर ये हमारा एक और अलग हो गया फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से, ठीक है, फ्रोथ फ्लोट करता है सरफेस पे। बेटा देखो ये मेथड में बहुत कुछ है, जैसे कि पहले अगर मान ले आपके पास सल्फाइड और का मिक्सचर है, ZnS और PbS दोनों है, तो अब दोनों ऊपर से अगर मान ले हम डाल रहे हैं और, ठीक है, तो अब ये इसको अलग भी तो करना है, मेरा सर दर्द हो गया, इसको भी तो अलग करना है। तो हम क्या करते हैं,
इसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस डालते हैं, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। टेक्निकल वर्ड है डिप्रेशन। क्या होता है? आर सब्सटेंस विच सेपरेट, आपके कंपटीशन में आया वो चीज है, सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सल्फाइड हो। अगर मिक्सचर ऑफ सल्फाइड हो रहा है तो उसको भी सेपरेट कर देगा। ठीक है, ओके। और एक है बेटा उसके बाद डिटेक्ट, एक बेटा बेटा एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर क्या करेगा? जैसे इसको आप सेपरेट किए ना, तो क्या होता है समझना थोड़ा सा, भी मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा कि एक सब्सटेंस को हमने चेंज कर दिया, कुछ और सब्सटेंस बना दिया, पीबीएस को कुछ और फॉर्म कर दिया अलग ही, तो वहां से वापस पीबीएस लाना है ना, तो एक्टिवेटर यूज फॉर अगेन अगेन कलेक्शन ऑफ ओर को अगेन कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो दो चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है डिप्रेशन, बोर्ड में भी पूछा गया डिप्रेशन के बारे में, और एक्टिवेटर, ये दोनों आपको बोर्ड में कंपटीशन में ही पूछा जाता है। अगर मिक्सचर ऑफ और है तब डिप्रेशन यूज होगा, एक्टिवेटर यूज होगा, अगर नहीं है तब ये दोनों यूज नहीं होगा। तो बेटा देखो, यहाँ तक मैंने आपको आज पूरा प्रोसेस बताया और कंसंट्रेशन का फिजिकल मेथड बताया। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल मेथड और बाकी के प्रोसेस जो भी ऑक्साइड रिडक्शन सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।